A very good morning to all students. Welcome back to Let's Learn Commerce class. Today we will discuss accountancy. आज हम accountancy के चैप्टर BST की बात करेंगे. ये आखिरी वीडियो है आपके BST की. इसके बाद एक क्विज सेशन होगा हमारा और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. तो बिजनेस स्टडीज में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में BRS में मैंने पिछले दिन आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ BRS विदाउट एडजस्टेड कैश बुक. बिना कैश बुक का एडजस्ट किए हुए BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं और उसके दोनों फेवरेबल सिचुएशन को, जब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ हो पासबुक का बैलेंस निकालना हो, या जब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ हो कैश बुक का बैलेंस निकालना हो. तो इन दोनों सिचुएशन पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज के इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं आइए जानते हैं. उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कर सकें. तो इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ BRS विद एडजस्टेड कैश बुक. कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कैसे होता है, किस तरह से हम बनाते हैं, इसकी बात करेंगे. उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द ओवरड्राफ्ट सिचुएशन. ठीक है, अनफेवरेबल सिचुएशन जिसकी बात हमने पिछले क्लास में करी थी, उस पर रिलेटेड दो क्वेश्चंस हम करेंगे. वहाँ भी ओवरड्राफ्ट सिचुएशन जब पासबुक में गिवन हो कैश बुक का निकालना हो, या जब कैश बुक में गिवन हो पासबुक का निकालना हो. तो ये तीन चीज़ें आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं और इस तरह से आज का ये चैप्टर हमारा BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो खत्म होगा. तो शुरू करते हैं हम अपने प्रिपरेशन ऑफ BRS विद एडजस्टेड कैश बुक से. क्या होता है ये एडजस्टेड कैश बुक, किस तरह से बनाए जाते हैं. तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या होता है, आपको कैश बुक को एडजस्ट करना होता है. कैश बुक को एडजस्ट करने के लिए पासबुक में केवल दर्ज की गई वैसे ट्रांजेक्शन, मतलब वैसे ट्रांजेक्शन्स जिनको केवल पासबुक में दिखाया गया है, उनको आपको पहले कैश बुक में एडजस्ट कर देना है. ओके, आई रिपीट इट. पहले आपको क्या करना है कि वैसे ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करना है जो पासबुक में उनका रिकॉर्ड है लेकिन कैश बुक में उनको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया. तो आपको उनको पहले क्या करना है, एडजस्ट करना है अपने कैश बुक में. जो डेबिट होने वाले होंगे उनको डेबिट करना है, जो क्रेडिट होने वाले होंगे क्रेडिट करना है. क्लियर है. और उतना करने के बाद आप निकालेंगे बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश. ओके, देन यू विल फाइंड द एडजस्टेड कैश बैलेंस नो मैटर वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल. ठीक है, वो अनफेवरेबल भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, लेकिन आपको वो फाइंड आउट करना है. जब आप एडजस्टेड कैश बैलेंस निकाल लोगे तो फिर उसी एडजस्टेड कैश बैलेंस के बेसिस पे आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. और फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपको उन एडजस्टमेंट को जिसे आप कैश एडजस्टेड कैश बुक में कर चुके हैं वहाँ इनको नहीं करना पड़ेगा. मतलब BRS हमारा छोटा हो जाएगा. ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है पहले की तरह बड़ा नहीं रहेगा, वो छोटा पड़ जाएगा. और इसी के लिए हम बनाते हैं BRS विद एडजस्टेड कैश बैलेंस. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. क्या है क्वेश्चन हमारा, द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ स्मिथ लिमिटेड ऑन December 31st 2004 एज पर कैश बुक इज 18,000 रुपीज. ठीक है, स्मिथ लिमिटेड का कैश बुक बैलेंस जो है वो शो कर रहा है 18,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट. अब एक और वर्ड आपके सामने आ गया, ये ओवरड्राफ्ट क्या है. तो पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ओवरड्राफ्ट आपको समझा देंगे. ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन से आपको असर्टेन करना है, फाइंड आउट करना है द एडजस्टेड कैश बैलेंस. एडजस्टेड कैश बैलेंस बना के और उसके बाद आपको प्रिपरेशन करने हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का. अब हम देखते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट क्या है. ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट कुछ खास कस्टमर्स को बैंक प्रोवाइड करती है जिसमें ग्राहकों को ये अधिकार दिया जाता है कि उनके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा की निकासी वो कर सकते हैं. ठीक, ये क्रेडिट कार्ड के जैसा ही एक है. जैसे क्रेडिट कार्ड में हमारे पास एक अधिकार सुरक्षित होता है, वी हैव अ राइट की जो उसके लिमिट हैं उस लिमिट तक हम चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, चाहे हमारे पास बैंक में बैलेंस हो या फिर नहीं हो. डेबिट बैलेंस में क्या है, आपके अकाउंट में बैलेंस रहना ज़रूरी होता है. लेकिन क्रेडिट बैलेंस में क्या है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड में कि अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं भी है तो फिर भी जो उसका एक डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड जो उसका लेवल है मार्केटिंग का, उस हद तक आप उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो यही है बैंक ओवरड्राफ्ट. क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं. क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिनमें है अनप्रेजेंटेड चेक 6,000 का है, अनक्लियर्ड चेक 3,400 का है, बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक ओनली. बैंक इंटरेस्ट जो केवल पासबुक में डेबिट किया गया था वो 1,000 का है, 1,000 का है.
बिल्स कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक ओनली 1600 का है। और उसके बाद है चेक ऑफ अरुण ट्रेडर्स डिसऑनर्ड, अरुण ट्रेडर्स का चेक जो है डिसऑनर्ड हो गया है 1000 का। और लास्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो है चेक इश्यूड टू कपूर एंड कंपनी नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, कपूर एंड कंपनी को चेक इशू किया गया है लेकिन अभी तक कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन और हम डिस्कस करने वाले हैं अब अपने एडजस्टेड कैश बैलेंस को किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रोफॉर्मा बनाना है एडजस्टेड कैश बुक का कुछ इस तरह से, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर योर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर योर अमाउंट। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कैश बुक में हम करते हैं बैलेंस बीडी को दिखाना, मतलब आपके कैश बुक में जो पहले से बैलेंस है वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, यू हैव टू प्रेजेंट इट, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट और शो इट इन योर कैश बुक एट फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस को दिखाएंगे। तो भाई जब डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तब हम उसको इस साइड दिखाते हैं डेबिट साइड में, लेकिन जब कर्ज है ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है तब हम इस साइड लेके आएंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी 18,000 हमने लिख दिया। कैश बुक बनाते समय या कैश अकाउंट बनाते समय आपको याद रखना है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। ठीक है, जहां जहां से पैसे आ रहे हैं, जो जो पैसे के इनफ्लो का सोर्स है उसको आपको इस तरफ दिखाना है, एंड द सोर्सेस व्हिच आर रिलेटेड टू कैश आउटफ्लो यू हैव टू शो देम इन द क्रेडिट साइड। क्लियर है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको केवल और केवल पासबुक में दिखाया गया, आपके कैश बुक में नहीं दिखाया गया। तो सबसे पहले इंटरेस्ट था, बैंक के इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, बैंक के पासबुक में इंटरेस्ट को डेबिट कर लिया गया था। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है डेबिट किया गया, मतलब हो सकता है हमने कोई लोन ले रखा हो, हाउस लोन हो सकता है, किसी भी तरह का लोन हो सकता है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट थी जिसने बैंक ने काट लिया है और हमें इस बात की जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में से भी उसे घटाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, बाई इंटरेस्ट लिख दिया, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि जहां से कैश घटता है या जहां से कैश का आउटफ्लो होता है उसको आपको दिखाना है क्रेडिट साइड में। तो बाई इंटरेस्ट हमने 1000 रुपीज की एंट्री कर दी। चेक डिसऑनर्ड भी कुछ इसी तरह का मसला होता है, तो चेक डिसऑनर्ड भी आपको लेके जाना है क्रेडिट साइड में। अरुण लिमिटेड का जो चेक डिसऑनर्ड हो गया था, बाई चेक डिसऑनर्ड 1000 हो जाएगा। और चेक इशू किया गया था कपूर कंपनी को, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था हमारे कैश बुक में, तो जैसे ही आप चेक इशू करेंगे आपका कैश बुक जो है घट जाता है उतने से, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी यहाँ लिख देंगे बाई कपूर एंड कंपनी चेक 600 रुपया। ठीक है, डेबिट साइड में एक और एक मात्र हमारे पास बैलेंस है और वो बैलेंस है बिल्स के कलेक्ट होने का। पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बिल जो था 1600 रुपए का कलेक्ट हुआ, हमने उसको दिखा दिया। अब बैलेंसिंग करेंगे, कैसे बैलेंसिंग की जाती है आपको पहले से पता है। हम देखते हैं कि जोर किधर का ज्यादा हो रहा है, तो भाई इधर तो मात्र 1600 रुपए है, लेकिन इस तरफ 18,000 एंड 1,000, 19,000, 19,000 एंड 1,000, 20,600, टोटल हमने किया 20,600, दोनों इक्वल होते हैं इसलिए यहाँ भी हमने 20,600 कर लिया। अब उस 20,600 में से हम क्या करेंगे, 1,600 का बैलेंस घटा लेंगे। ठीक है, तब हमारे पास बैलेंस सीधी जो निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर वो 19,000 होगा, मतलब 19,000 अभी भी आपके पास कर्ज है। ठीक है, when you will deduct 1,600 from the total of cash book 20,600, you may get a unfavorable balance, another unfavorable balance of cash book, adjusted cash book, which is 19,000. okay, तो ये था हमारा एडजस्टेड कैश बुक। अब हम बनाने वाले हैं BRS, जिसमें हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे। ठीक है, जैसे ये इंटरेस्ट था, ये चेक डिसऑनर्ड था, कपूर एंड कंपनी का चेक जो था वो, बिल्स कलेक्टेड जो था 1600, वो इन चीज़ों को आपको नहीं दिखाना है, आपको केवल और केवल इस अमाउंट को यहाँ लेके आना है। ओके, तो सबसे पहले हमने BRS का स्टेटमेंट, BRS का परफॉर्मा तैयार किया। लिखेंगे BRS ऑफ स्मिथ लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2004। क्लियर है, डेट सीरियल नंबर पार्टिकुलर अमाउंट, एक ही कॉलम का हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना है भाई, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक के अकॉर्डिंग है हमारा 19,000 रुपये का। ठीक है, 19,000 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारा कैश बुक के अकॉर्डिंग। उसके बाद ऐड उसमें क्या करेंगे आप, अनक्लियर्ड चेक था 3,400 का, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारा 22,400 रुपये। ठीक है, 22,400 में से आपको घटाना क्या है, तो अनप्रेजेंटेड चेक था, वैसा चेक जिसे आपने इशू तो कर दिया लेकिन क्रेडिटर अभी तक लेके नहीं आया, तो 6,000 रुपये आप उसको घटाएंगे। 22,400 में से 6,000 जैसे ही घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा 16,400। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो बात क्या है, सो देखिए यहाँ 19,000 और ये 3,400, ये क्या फेवरेबल बैलेंस था, नहीं, ये अनफेवरेबल बैलेंस था, ये कर्ज था।
और इस कर्ज में से ये वाला माइनस हुआ, मतलब अभी भी आपके पास कर्ज ही है। कितने का कर्ज है? 16,400 का कर्ज है, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के नाम से 16,400। उसी बैलेंसिंग फिगर को मैंने यहाँ शॉर्ट में BF लिख दिया। क्लियर है? तो ये था हमारा एडजस्टेड कैश बुक के साथ हम किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और अब हम बात करेंगे दो और एग्जाम्पल की। आइए देखते हैं, लेट्स सी 2 more एग्जाम्पल्स। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला एग्जाम्पल, जो है डीलिंग विथ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट सिचुएशन या जब अनफेवरेबल सिचुएशन होती है तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं, और BRS स्टेटमेंट जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम बिना टाइम डिले किए। ऑन March 31, 2005 राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 8,000 एज शोन बाय हिज कैश बुक। सबसे पहला काम आपको होना चाहिए कि क्वेश्चन को आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ें, और जब क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आएगी तभी आप बना पाएंगे आसानी से। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। 8,000 रुपये राकेश के बैंक ओवरड्राफ्ट में बैलेंस था एज शोन बाय हिज कैश बुक, जो उसके कैश बुक में रिप्रेजेंट किया जा रहा था। चेक अमाउंटिंग टू 2,000 हैज बीन पेड बाय हिम बट दे आर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया चेक अभी तक। चेक पेड कर दिया गया 2,000 का, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। He issued check of Rs 800 which were not presented in the bank for payment। 800 का चेक उसने अपने क्रेडिटर को इशू भी किया, लेकिन उसे भी अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए नहीं रिप्रेजेंट किया गया। There was a debit of 16 in his passbook for interest। 60 रुपए उसके अकाउंट से पासबुक से काटे गए हैं इंटरेस्ट के लिए, और 100 रुपए काटे गए हैं बैंक चार्जेस के लिए। आपको बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये 4-5 एडजस्टमेंट है जिसको करते हुए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो परफॉर्मा है वो बना लेना। उसके बाद क्या, सबसे पहले ओवरड्राफ्ट जो है 8,000 का, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और जब फेवरेबल बैलेंस हुआ करता था तो हम माइनस वाले पॉजिटिव कॉलम में दिखाते थे, लेकिन अब चूंकि ये अनफेवरेबल बैलेंस है तो इसे हम दिखाएंगे निगेटिव वाले कॉलम में। तो माइनस वाले में हमने 8,000 दिखा दिया। क्लियर है? उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 2,000। 2,000 रुपये का चेक आपको किसी डेटर्स ने दिया था और आपने उसे जमा कर दिया बैंक में, लेकिन अभी तक बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया है। तो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है तो इसे हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे अपने कैश बुक से, तब हमारा बैलेंस जो है मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने 2,000 रुपये को माइनस वाले कॉलम में दोबारा लिख दिया। बैंक चार्जेस के आपके बैंक से काटे गए थे 100 रुपये, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया था आपके कैश बुक में, तो आपने उसे नहीं दिखाया था, आपको पता ही नहीं था कि काटे गए हैं या नहीं। तो इसीलिए अब हम घटा लेंगे, अब घटा के दिखाएंगे, तब हमारा बैलेंस जो है पासबुक और कैश बुक का टैली कर जाएगा। सो बैंक चार्जेस के 100 रुपये हमने घटा लिए, इंटरेस्ट के हमने 60 रुपये घटा लिए, दोनों खर्चे। उसके बाद चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी क्रेडिटर को चेक इशू किया, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। आपने क्रेडिटर्स को अपने चेक इशू किया बट वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं कर पाया उसको, तो 800 रुपीज़ का होगा हमारा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इशू किया होगा उसे आपने घटा के दिखाया होगा, तो अब आप इसे वापस जोड़ लेंगे तो अब आपका बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो हमने इस 800 को अमाउंट के पॉजिटिव अमाउंट वाले कॉलम में दिखा दिया। अब काम क्या है आपका, तो जोड़ लगाना, बैलेंसिंग करना। 8,000 तो 10,000, 1,000 और 60, 10,000 160 रुपये। इधर का कम है मात्र 800 रुपये है, तो 10,000 160 रुपये हमने टोटल किया, यहाँ भी टोटल किया, दोनों अमाउंट बराबर हो गए। 800 रुपये उसमें से आप घटा लेंगे, ठीक है। 800 रुपये आप जैसे ही घटाएंगे आपको मिल जाएगा 9,360 रुपये। चूंकि माइनस का बैलेंस ज़्यादा है, प्लस का कम है, तो ये बैलेंस जो होगा हमारा, ये भी हमारा ओवरड्राफ्ट होगा। किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। यहाँ कैश बुक के अकॉर्डिंग दिया था आपको, पासबुक के अकॉर्डिंग निकालने को पूछा था, सो इसीलिए पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू विल डिडक्ट 800 फ्रॉम 10,160 यू विल गेट 9,360, दैट इज एन अनफेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोड बाय योर पासबुक। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो है कि आपका ओवरड्राफ्ट पासबुक के अकॉर्डिंग दिया रहेगा और आपको निकालना पड़ेगा कैश बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ आशा एंड कंपनी प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2005। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना है आशा एंड कंपनी का 31 दिसंबर 2005 को। डिटेल्स आपके नीचे दिए गए हैं। ओवरड्राफ्ट है पासबुक के अकॉर्डिंग 20,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट जो ओवरड्राफ्ट है चार्ज हो रहा है वो है 2,000 का। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक के द्वारा जमा कर दिया गया। कुछ खर्चे होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डिडक्ट हो जाते हैं एक खास तारीख पे, जैसे आपका EMI है, जैसे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट है, या पहले से आपने खुद बैंक से ऐसे अनुरोध कर रखा होता है और इसीलिए आपके ये चार्जेस ऑटोमेटिकली कट जाया करते हैं समय समय पर। अगला है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, हो गया ये।
चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यही बात, चेक इशू किया गया लेकिन अभी तक क्रेडिटर ने उसे लेके नहीं आया बैंक के पास, तो उसे प्रेजेंट नहीं किया, 6500 का है। चेक डिपॉजिट किया, हमने अपना चेक जो हमें किसी डेटर्स ने दिया था हमने उसे डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक वो भी क्लियर नहीं हुआ है, 6000 का। और अगला है रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, हमने पढ़ा था कि कभी कभी बैंक के द्वारा या हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं कैशबुक में या पासबुक में रिकॉर्ड करने में, तो बैंक के द्वारा एक गलती हुई है, उसने 500 रुपये गलती से काट लिए हैं आशा एंड कंपनी के अकाउंट से, तो 500 रुपये इसको हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, आइए देखते हैं पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला काम सीरियल नंबर, पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा ये परफॉर्मा होगा, ये हमारा फॉर्मेट होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। हेडिंग हम डालेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ आशा एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2005। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, तो पासबुक का जो बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस को, उसे दिखाएंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जैसा कि मैंने कहा कि ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होता है वो निगेटिव वाले कॉलम में जाता है, तो निगेटिव अमाउंट के कॉलम में हमने 20,000 रुपीज फिल कर दिए। ओके, अगला जो सवाल था हमारा, सॉरी अगला जो स्टेटमेंट था हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट जो ओवरड्राफ्ट पे चार्ज हुए होंगे तो 2000 रुपये हमारा क्या हुआ होगा, बैंक के पासबुक में घटा के दिखाया गया होगा, है ना, लेकिन कैशबुक में वो क्या होगा, कहीं घटा हुआ नहीं होगा, तो यहाँ आपने पहले ही घटा लिया तो अब आपको जोड़ लेना पड़ेगा 2000 रुपये का, तो 2000 को हमने डाल दिया अमाउंट के पॉजिटिव वाले कॉलम में। अब आप उल्टा सोचेंगे, यहाँ पे अगर चेकबुक का बैलेंस दिया रहता, पासबुक का निकालना होता तो हम उसके अकॉर्डिंग सोचते, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है कंडीशन, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, आपको चेकबुक का बैलेंस निकालना है। जैसे दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा वो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक से आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के 200 रुपये काटे गए, तो बैंक के पासबुक में तो 200 रुपये घट गया होगा, है ना, कैशबुक तो आपका उतने से बढ़ा हुआ होगा, तो आपने घटा दिया है और आपको अब इक्वल करना है, तो बैंक के पासबुक में फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 200 रुपये को जोड़ के दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए 200 रुपये को हमने वापस से क्या किया, अमाउंट के पॉजिटिव वाले कॉलम में दिखा दिया। उसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है हमारा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया किसी क्रेडिटर को लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं कर पाया उसको 6500 रुपये का। देखना है आपको क्या होता है, तो जैसे ही चेक इशू करेगा कोई तो वो अपने कैशबुक से उस चीज़ को डिडक्ट करके दिखाएगा, घटा के दिखाएगा, लेकिन पासबुक में वो बैलेंस जो है बढ़ा हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ भी घटा लेंगे, तभी तो हमारा इक्वल होगा, पता चलेगा कि इन दोनों के बीच क्यों कमी आई। तो 6500 रुपये को हम माइनस वाले कॉलम में दिखाएंगे, पार्टिकुलर में लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट आपने कर दिया, आपको किसी डेटर्स ने चेक दिया, आपने उसे बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आपने जैसे ही डिपॉजिट किया होगा आपने अपने कैशबुक में उसको जोड़ दिया होगा कि भाई अब मेरे अकाउंट में 6000 रुपये आ गए होंगे, लेकिन जब आप बैलेंस मिला रहे हैं तो आपका बैलेंस मिल नहीं रहा है पासबुक और चेकबुक का। क्यों नहीं मिल रहा है भाई, तो यहाँ जो है ये अभी तक जुड़ा नहीं है, क्लियर नहीं हुआ, तो कैसे जोड़ देगा आपके पासबुक में, तो इसीलिए पासबुक वाले कॉलम में फिर से हम अमाउंट को जोड़ देंगे 6000 रुपये को, तब हमारा बैलेंस जो है पता चलेगा कि दोनों क्यों मैच नहीं कर रहा। तो 6000 रुपये को हम अमाउंट के पॉजिटिव वाले कॉलम में लेके आएंगे। नेक्स्ट है बैंक के द्वारा गलती से 500 रुपये चार्ज कर दिए गए हैं, काट लिए गए हैं आपके अकाउंट से, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, वापस अपने पासबुक में उसे जोड़ के दिखा देंगे। ठीक है, ये जब मैंने बताया था आपको रेक्टिफिकेशन के बारे में कि जब गलतियां होती हैं तो उसके लिए ठीक अपोजिट एंट्री पास करके हम क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ भी ऑलरेडी डेबिट किया जा चुका था, बैंक के पासबुक में डेबिट हो रहा है, मतलब आपका अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक पार्टिकुलर में लिखेंगे, 500 रुपये अमाउंट के पॉजिटिव वाले कॉलम में लिखेंगे, काम खत्म हो गया हमारा। अब काम बचा है बैलेंसिंग करने का। देखते हैं किस साइड ज़्यादा है अमाउंट, और हमें पता चल रहा है कि ओवरड्राफ्ट वाला जो साइड है, माइनस वाला जो साइड है, उसमें ज़्यादा है बैलेंस। कितना है, तो 20,000 और 6500, ठीक है, 20,000 एंड 6,500, टोटल हो गया हमारा 26,500। इसमें भी हम वही दिखाएंगे 26,500। घटाना क्या है, तो घटाना है यहाँ से इन चीज़ों को, ठीक है, 2,200 और फिर 6,000, 8,200, 8,200 और 500, 8,700, ठीक है, 8,700। तो इस 8,700 को आप घटाएंगे 26,500 में से, तो आपको 17,800 रुपये का पता चलेगा क्या, कैशबुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट में हम ओडी लिखते हैं, इसलिए हमने O/D लिखा, ठीक है। व्हेन यू विल डिडक्ट 8,700 फ्रॉम 26,500, you will know about the cash book balance, cash book overdraft balance or unfavorable situation, that is 17,800, and that's the solution of this question. ये हमारा सॉल्यूशन था इस सवाल का। इस तरह से हमने आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर था उसको खत्म कर लिया है। जो भी कंडीशंस बनते थे, जो सिचुएशंस बनते थे, उसमें जो जो सवाल सॉल्व किए जाते हैं वो हमने आज कर लिया है, और आज का अपना सेशन इतने पे ही क्लोज हो रहा है। अगले दिन हम क्विज सेशन करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे उसमें,
16 से 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।